जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 115 पार्ट बी स्टार्ट कर दिया जी हमने। अच्छा जी, पार्ट ए में मुश्किल काम हमने कर लिए हैं, ठीक है, जिन पे टाइम लगना था, क्वेश्चंस करने वाले थे। अब बस ये क्वेश्चन एक मैंने आपको दिखाना था जो आपको होमवर्क के अंदर दिया है। एक पास पेपर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 है और एक पास पेपर 8 है। मैंने कहा कि ये 6 सवाल आपने एक सीटिंग में कर लिए तो ये मसला मसाइल कोई नहीं रहना, इंशाल्लाह ये हल हो जाएगा। ओके, सही है। चलें ज़रा एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, कोई अनहोनी चीज़ तो नहीं है। पहले तो मैंने आपको बताया इस सवाल के अंदर मसला क्या है। मसला वही है, टेस्ट नहीं लग सकता। आप सवाल पढ़ेंगे तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि टेस्ट नहीं लग सकता, तो ऑपरेटिंग लीज से करने का सोचेंगे। लेकिन जब आई का सोल्यूशन देखेंगे तो फाइनेंस लीज से करो। इन्हीं दोनों सवालों के ऊपर मेल डाली थी उनको, तो उन्होंने ये जवाब दे दिया, तो हमने भी कहा ठीक है बच्चों को बता देते हैं। वैसे स्टैंडर्ड के रूल्स हैं 5 टेस्ट वाले ही, ठीक है ना। ओके। On Yakam January 22, Namal Leasing leased a manufacturing plant to Hali Ji Limited. Details are as follows. Requirement है relevant extracts बनाने हैं, extracts of profit और loss, ठीक है। अब जब extracts बनाने हैं तो मज़े की बात क्या है, सिर्फ 8 नंबर का सवाल है। मज़े की बात यह है कि एनएल का प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी दे दिया है, एप्लीकेबल टैक्स रेट भी दे दिया है, और टैक्स अथॉरिटीज़ इसको ऑपरेटिंग लीज कहते हैं, वो तो हमें वैसे ही पता है। तो जब ये लाइन आ गई है तो पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, पीबीडी तक लाना है, उसके बाद फिर वर्किंग 1 करंट टैक्स, वर्किंग 2 डेफर टैक्स एज ऑन, और वहाँ से फिर डेफर टैक्स के लेजर से एक्सपेंस निकाल के आपने पूरा करना। तो घर पे करेंगे आप, इंशाल्लाह कर लेंगे। पहले देखते हैं सवाल होने वाला है या नहीं। यकम जनवरी पर आपने नॉन कैंसिलेबल लीज है जिसकी टर्म है 5 साल, ड्यूरिंग विच एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 60 इज पेबल बाय एचएल इन एरियर। द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज, ये वो निशानी थी जिसकी वजह से हमने मजबूरन इसको फाइनेंस लीज तस्वुर किया है। हालांकि ये बात सही नहीं है, लेकिन अब क्या करें, ठीक है। आपने स्टैंडर्ड पढ़ाया हुआ है आपको, लेकिन अगर अब आपको कभी ऐसा हो कि आपको ऑपरेटिंग लीज के अंदर ये रेट वगैरह नहीं गिवन होती, इसमें ज़रूरत नहीं ना होती, तो अगर रेट दे दे लेसर के सवाल में, टेस्ट ना लग सकें, तो फिर मजबूरन आप भी खामोश हो ना, सवाल क्लियरली ना बताए तो आप भी क्या कर दें, उसको फाइनेंस लीज से कर दें। एक मिनट ज़रा पॉज करें जी बच्चों। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 16%। NLL इनकर्ड, NLL कौन है, लेसर, इनकर्ड एन IDC ऑफ 4 million फॉर अरेंजिंग द लीज। द एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, ये टोटल वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ लीज इज 125, आउट ऑफ विच 90 हैज़ बीन गारंटीड। तो ये कहानी समझ आ रही है। ये एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू है 125, जिसमें से GRV कितनी है 90, और UGRV कितनी है, UGRV कितनी है जी, हैं 35। अब जाहिर एक्सपेक्टेड टू बी पेड 0 है, ठीक है। और वैसे ये तो सवाल लेसर का है, लेसी का तो है नहीं, सॉरी, लेसर का सवाल है ना। तो लेसर के सवाल के अंदर तो वैसे ही उसने इसको, इस रेजुअल वैल्यू को माइनस ही करना है डेप्शन लेते हुए, ठीक है ना। अच्छा, ओहो, इस नहीं 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 नहीं, लेसर के सवाल में लेसर ने अकाउंटिंग में डेप्शन नहीं करनी, वो बात ना समझिएगा, लेकिन टैक्स वाले तो करते हैं ना डेप्रिशिएट, तो वहाँ पे आई के अपने इसको भी माइनस किया हुआ था रेजुअल वैल्यू को। टैक्स 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 वाले तो लेसी, वो तो लेसी की बात तो हो गई ना, लेसी का सवाल तो है नहीं ना, ठीक है, वो जब GRV हो तो। लेकिन लेसर ने फाइनेंस लीज में कभी नहीं करना, ऑपरेटिंग लीज में करता है, पर सवाल फाइनेंस लीज का है। लेकिन जब टैक्स वालों ने डेप्शन निकाली ना, तो आई के अपने वहाँ पर जाके कॉस्ट में से इसको भी माइनस किया हुआ है। अगर ऐसी कोई एक आधी चीज़ आ जाती है तो आप माफ़ कर देना, कोई बात नहीं, खैर ऐसा तो हो ही जाता है। बहरहाल कोई छोटा सा पॉइंट है एक यहाँ पर। अच्छा जी, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल, और आगे आपको प्रॉफिट एंड लॉस। सवाल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लग रहा है, बस इसमें मसला यही था कि कौन से वाली लीज है, तो मैंने पहले ही आपको तैयारी करवा दी। ये 2 सवालों में मसला है टोटल, सारे सवालों में। एक और भी है, क्या नाम था, गावा लीजिंग, आई थिंक गावा वाला सवाल था, या कुछ इसी तरह से एक और सवाल था ज़रूर, ठीक है। एमराल्ड कुछ इस तरह का, गुड्स ट्रांसपोर्ट, EGTC सवाल किया था हमने, EGTC के नाम से, उसमें भी ऐसा मसला ही था। तो एक निशानी ये होती है कि जिसके बारे में पहली लाइन में बात करे सवाल के, उसके साथ सवाल कर दो, ठीक है ना। लेकिन आई कैप ने जो जवाब दिया मैंने वो भी आपको बता दिया है कि अगर इम्प्लिसिट रेट वगैरह गिवन हो तो फिर मतलब यही होता है कि लीजिंग फाइनेंस लीज करनी, ऑपरेटिंग नहीं है। कर लोगे इंशाल्लाह ये सवाल। अगर कोई मसला हो जाए तो कोई नहीं, जूम मीटिंग में ऑनलाइन वालों के साथ आपको बुलाया करूँगा,
आके आप पूछ लेना, आपको मसला हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, अब आगे देखें जी इसमें क्या है IFRS 16 में। हाँ तो ऑपरेटिंग लीज की तरह से कर लेते हैं ना, ऑपरेटिंग लीज की तरह से कर लेते हैं। क्या मतलब ऑपरेटिंग लीज क्या है? ऑपरेटिंग लीज क्या है? ये है ना ऑपरेटिंग लीज, नहीं ये ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज क्या है? हम पीपीई कह रहे हैं और हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बिल्कुल पीपीई है लेकिन डेप्रिसिएशन हमारी वही कर रहे हैं। नहीं, वो बाइफर्केशन हम करते हैं, वो ऑपरेटिंग लीज की तरह से बस शरारत ही की है। ऑपरेटिंग लीज ऑपरेटिंग लीज का मतलब क्या है कि मतलब एसेट इनके पास रहेगा, किराए पे दिया हुआ है। अब अगली बात तो उसने नहीं की कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो वो तो पक्की बात ही है, वो उसी तरह से चलाते हैं जी। सारा प्रोसीजर सेम रखिएगा। डेप्रिसिएशन हमारे वाली और उनके वाली का फ़र्क, और हम जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करते हैं वो रिवर्स कर देनी है, और उन्होंने हमसे जो रिकॉर्ड करवानी है वो रेंटल रिसीव्ड की अमाउंट रिकॉर्ड। लेसर है ना, बोलो। अच्छा वैसे भी इसमें वो वाला मसला होना ही कोई नहीं है। देखो ना, एनुअल रेंटल 60 है, 60 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 60, तो वो मसला सोचें भी तो नहीं आना। ठीक है, तो आई कैप ने बचा भी लिया खुद को। अच्छा जी चले नेक्स्ट, कहता है जी पेज नंबर 35 पे 4, 5 और 8 रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे पढ़े हैं हमने आई थिंक। ये क्या हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये फाइल ही और है, यहाँ थोड़ी मिलेगा आपको, इधर तशरीफ लाएं जी बच्चों। जी आ जाए पेज 35 पे। ये वैसे ही थोड़ा सा ज़रा इंसेप्शन डेट और कमेंसमेंट डेट में क्या फ़र्क होता था याद है? लिखा था हमने कि मंगनी क्या है जब प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशंस तय होती हैं, और जब मौलवी साहब आते हैं सफ़े के ऊपर लिख देते हैं तो वो एग्रीमेंट हो जाता है। वैसे निकाह शरई हैसियत वो कागज़ तो नहीं हो, तो कानूनी हैसियत है। बहरहाल मंगनी और निकाह में से जो अर्लियर हो वो इंसेप्शन डेट कहलाएगी, ठीक है, ओके। और कमेंसमेंट डेट क्या है? जब एसेट को रुखसत कर दिया जाता है, ठीक है जी। अब ये दोनों डेट्स को फ़र्क क्यों रखा था? क्योंकि क्योंकि इंसेप्शन डेट वो डेट है जिस डेट पर हमने ये डिसाइड करना है कि ये लीज़ भी है या नहीं, जबकि कमेंसमेंट डेट वो डेट है जिस दिन से अकाउंटिंग एंट्रीज हमने शुरू करनी है। लीज रिसीवेबल डेबिट, एसेट क्रेडिट, या लेसी है तो राइट ऑफ यूज़ डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, ठीक है ना, जिस दिन से ये अकाउंटिंग एंट्रीज स्टार्ट होती हैं हमारी। इसके साथ 2 सवाल थे जो आपने कर लेने हैं, छोटे छोटे 2 सवाल हैं, ठीक है, 1 और 2 कर लिए थे। अच्छा फिर मुझे लगा 1 किया और 2 नहीं किया, दोनों किए मैं, चलो माशाल्लाह। ऐसी बातें ही हैं अब छोटी छोटी, बीच में थोड़ा सा थोड़ी देर बाद अब आएगा जो रोड़ा वो देख लेंगे, ठीक है ना। तो छोटी छोटी बातें ही हैं बस ऐसे ही। तो ये था, हो गया, ये भी हो गया बकौल आपके, ठीक है जी। अब आ जाए IAS 12 के ऊपर। इसके ऊपर अब हमारा तकरीबन आधा पौना घंटा लगना है, उसके बाद तो कुछ नहीं है। 15-20 मिनट IFRS 15 पे, 15-20 मिनट बाकी चीज़ों पे। ये सब ऐसे ही बस ज़्यादा हैं चीज़ें, छोटी छोटी लाइनें हैं, 2-2 3-3 लाइनें हैं जो डिब्बे शिब्बे बने हुए हैं जो हमने पढ़ते जाना है, ठीक है। बस क्विकली कर लें, अब IAS 12 पे थोड़ा सा टाइम लगना है जी। रेकन्सिलिएशन 9:30 हो गए। रेकन्सिलिएशन कल फिर थोड़ा सा बुला लूँगा, और क्या। अच्छा टिकट करा लिए हैं,
अच्छा अच्छा जी, फिर FIR 1 वाले ने लड़ पड़ना है, फिर उधर से आगे CMA वाला लड़, ये वो वही वाला चेन रिएक्शन होना है, सभी नाराज़ हो जाएंगे मुझसे। चलो कोई नहीं, रेट हो जाएगा, वैसे हिम्मत करें, थोड़ी सी हिम्मत करें, हो जाएगा। रेट रेकन्सिलिएशन परसेंटेज में आज तक मांगी तो नहीं है, ठीक है, लेकिन पेज 418 के ऊपर बनी हुई आपको नज़र आ जाएगी। IS 12 के चैप्टर में तशरीफ़ ले आइए। लेकिन बनी हुई नज़र आ जाए ये तो मुनासिब बात नहीं है, हमें पता लग जाएगा तो हम फिर सीखेंगे क्या। जी मेरे बच्चों, टैट है पति। अच्छा जी भाई, रुपीज़ के अंदर रेकन्सिलेशन तो हर कोई बनाता है, परसेंटेज में बनाओ तो माने। कोई ऐसा कह ही देता है आपको, आप कहना हाँ वो हम लेफ्ट हैंड से बना लेंगे, राइट हैंड की भी ज़रूरत नहीं है। कैसे जी, सबसे पहले तो आपने ये 30% के ऊपर निकला है ना, ये इधर देखो, ये बोलो, ये 30% आपने सबसे पहले इधर लिख लेना। बहरहाल ये 30% निकला भी तो है, ये कैसे निकला है ये आपको बता देता हूँ। बहुत आसान है रेकन्सिलिएशन परसेंटेज में बनाना, बहुत 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 आसान है। इधर देखिए, ये है 152 जो टैक्स है, इसको डिवाइड करो, हर चीज़ को PBT से डिवाइड करते जाओ, हर चीज़ को PBT से डिवाइड करते जाओ, हर चीज़ को PBT से डिवाइड करते जाओ, आपकी परसेंटेज के अंदर रेकन्सिलिएशन बन जाएगी। ठीक है, कैसे? सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है? 152, बोलो, एजाज को भी देनी चाहिए। 152.4 डिवाइडेड बाय 508, आंसर इज इंटू 100 कर लेना, 30%। तो ये असल में वही था ना, जो प्रॉफिट था, कितने परसेंट था? 30% था। समझ आ रही है बेटा? ये सिंपल किया क्या, 152 डिवाइड बाय 508 इंटू 100, 30। तो जाहिर सी बात है इस पर 30% लगा कर ही तो ये निकला था। अच्छा, अब 3.6 को 508 से डिवाइड करो, 3.6 डिवाइडेड बाय 508 कितना आता है जी? 0.71%। लेकिन नेगेटिव साइन उधर है तो नेगेटिव साइन ही इधर भी हो, ये ज़रा ध्यान रखें। 0.71, ओके। नेक्स्ट, 7 को डिवाइड करो 508 से, जी 7 को डिवाइड करो जी, 1.38%, नेगेटिव ही है ना। उसके बाद 1.5 को डिवाइड करो 508 से, पॉजिटिव है जी, 0.29। जी बेटा, टोटल करें, नेगेटिव वाले नहीं माइनस किए ना, वही 30 में से आप, मुझे समझ नहीं आए थे जी। चलो अच्छा हो गया, इससे एक बात समझाना आसान हो गई आपको। 28 सारी दुनिया दे 30% टैक्स, इफेक्टिवली हम दें 28.21%। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी वजह शायद ये है कि हमने तो प्रॉफिट इफेक्टिवली हमने 30% टैक्स नहीं पे किया, इफेक्टिवली 28% पे किया, परसेंटेज ये बता रही है। उसकी वजह ये है कि हमें साल के दौरान कुछ एग्जेम्प्ट इनकम्स रिसीव की थी, उन पे टैक्स लगा ही नहीं। हमने कुछ इनकम्स रिसीव की थी जिनके ऊपर लोअर टैक्स रेट था, ज़्यादा है ना, वो मैं डिस्कशन उस हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसका मतलब टैक्स रेट साल में तो 30% था, लेकिन इफेक्टिवली हमने 28% पे किया, ठीक है ना। तो ये इतना ही सिंपल काम है, लेकिन चूंकि नहीं किया हुआ था तो इसलिए करवा दिया आपको। ओके, ICAP ने आज तक रिक्वायर नहीं किया इसको, कभी भी नहीं। तो आपने कब बनाना है इसको पर्चे में? अहम बात तो अब आई, जब सवाल में कहेगा, ठीक है, जब सवाल में। तरीका क्या है, ये रेकन्सिलिएशन बनाओगे, पुराने तरीके से सवाल पूरा करोगे, उसके बाद रेकन्सिलिएशन जब तैयार होगी रेकन्सिलिएशन, तो बस हर फिगर को उठा के PBT से डिवाइड करते जाओ, परसेंटेज में साइन।
नहीं बेटा, ये तो हमने वर्किंग के ऊपर लिखा हुआ है, नोट के ऊपर लिखा हुआ है। रिक्वायरमेंट में वो कहेगा कि प्रिपेयर रेकनसाइल कहता था ना, रेकनसाइल द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो कह सकता है इन परसेंटेजेस, पता लग जाएगा बेटा, ऐसी बात थोड़ी। लेकिन इतना सिंपल काम वो करवाता नहीं है, इसीलिए अगर बच्चे को पता है तो, अगर आ जाए तो कर लेना। कुछ नहीं करना, बस ये बता रहा है कि वैसे तो साल में 30% रेट था, लेकिन इफेक्टिवली हमने 28% पे किया है। उसकी वजह हमारे प्रॉफिट्स में कुछ इनकम ऐसी पड़ी हैं जिन पे टैक्स लगा ही नहीं, कुछ पे लोअर रेट लगा, तो फिर इफेक्टिवली हमारा थोड़ा सा कम खर्चा हुआ। इनकम ज़्यादा कमाई है, 30% से टैक्स कम दे दिया हमने थोड़ा सा। अब किसी भी सवाल की आप रेकन्सिलेशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट का एक कॉन्सेप्ट है जी। टैक्स लॉसेस तो हमने देखे थे, टैक्स क्रेडिट नहीं देखा था, इसको यहीं पे ही देख लें। एक क्वेश्चन है जी हमारा, टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है, अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट है, टैक्स क्रेडिट अनयूज्ड। टैक्स जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता है, लेकिन इतनी तफसील में नहीं जाएगा, कैलकुलेशन आपसे करवाए। बस मिसाल के तौर पे 18 रुपये ऐसे फिगर गिवन होगी अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट की, ठीक है। और कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड, ठीक है जी। अब हमें क्या आया जी, करंट टैक्स की वर्किंग हुआ करेगी, जो वर्किंग हम करते थे करंट टैक्स। अगर ये सवाल के अंदर टैक्स क्रेडिट आ जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो चलते चलते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम, टैक्सेबल प्रॉफिट, चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए हम, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे टैक्सेबल प्रॉफिट आया 50 रुपये और टैक्स रेट है 30%, तो टैक्स कितना आएगा, ये बन जाएगा 30 30 15। अब आपका टैक्स क्रेडिट लेस होगा, लेस टैक्स क्रेडिट कितना करेंगे, 15 माइनस हो जाएगा, और आपको यानी टैक्स निकालना होता है। टैक्स क्रेडिट के केस में टैक्स निकलता है और फिर क्रेडिट मिलता है, ऐसा ही है। लेकिन अब मसला क्या है, मसला ये है कि आपका कुछ टैक्स क्रेडिट अभी भी अनयूज्ड पड़ा है। जैसे अनयूज्ड टैक्स लॉसेज होते थे, वैसे ही अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट है, ठीक है। तो DTL/A एज ऑन वाली वर्किंग में इसमें भी आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा जी, अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट, अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट, लेकिन कैरिंग अमाउंट नहीं, टैक्स बेस नहीं, आज तो डिफरेंस भी नहीं, सीधा सीधा टैक्स। लेकिन इसके ऊपर आपने रेट नहीं लगाना है। आप देख रहे हो टैक्स जो निकला था उसमें से माइनस हुआ है, टैक्स क्रेडिट है, ये टैक्स क्रेडिट है, ठीक है ना। इसने प्रॉफिट को कम नहीं किया, इसने टैक्स को कम किया है। जो टैक्स निकला उसके अगेंस्ट क्रेडिट मिला है, तो इस पे परसेंटेज नहीं लगानी, जितना अनयूज्ड है वो सारे का सारा आपका एसेट है, फ्यूचर में यूज़ होकर आपको फ़ायदा देगा, तो डेफर्ड टैक्स एसेट बन गया, ठीक है जी। तो ऊपर क्वेश्चन था, ये सोल्यूशन है, और ये भी टिक हो गया। इस तरह की चीज़ें हैं छोटी छोटी, ऐसे ही आप परेशान हो रहे थे देख के इसको। जी बेटा, अच्छा जी। जी बेटा, पास पेपर 16 बड़ा हैवी हुआ पड़ा है, इसको जाके कर लेते हैं, बस इसी पे टाइम लगना है जो लगना है, ठीक है। पेज नंबर
ये सवाल हमने कुछ एक किया था, है ना? इसमें 4 5 भी रहता था, चलो आज 6 भी कर लेते हैं, और 7 तो फिर अब क्या, तो यही 4 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, 4 5 6। 7 कौन सा लिखा हुआ है? वो 7 तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना जब हम इस तरफ चल पड़ेंगे तो। अच्छा जी, आ जाए जी। नंबर 3 तक हो गया था काम, बोलो। नंबर 3 तक हो गया था, तो फिर 4 करनी है, तो अब फिर इसको मिटाते हैं ज़रा, फिर उस पर भी आएंगे 1 बाय 1। पढ़ें जी, नंबर 4 पढ़ें जी, जल्दी से पढ़ें, अब ये टाइम नहीं लगाना, अब आप बड़े हो गए, ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं आपने, उस वक्त नहीं कर सकते थे आप, अब आप कर सकते हैं। गाइजेस यू कैन डू इट, गाइजेस। छेती करो, शायर है कह रहे हैं, शायर ने ये क्या किया, चलो अब शायर। जी मेरे बच्चों, पीएल कमीशनड अ न्यू प्लांट, कमीशन इंस्टॉल किया है, ठीक है ना, अ न्यू प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ 210 मिलियन विच बिकेम ऑपरेशनल ऑन 1 जनवरी 21। ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 21। PL also is also obliged to incur decommissioning cost of 40 million at the end of useful life of 8 years. Applicable discount rate is 12%. आगे बाद में देखेंगे, पहले अपना काम तो कर लें। डेट, डिस्क्रिप्शन, एसिड का नाम लिखा हो तो प्लांट था, चलो अब मैंने एसिड लिख दिया, और प्रोविजन जी 1 जनवरी 2021 पर एसिड खरीदा 210 का, लेकिन आएगा ब्रैकेट में, याद है ना? और प्रोविजन पहले कैलकुलेट करेंगे, 40 मिलियन डीकमीशनिंग प्रोविजन इनकर करनी है, तो 12% के हिसाब से इसको आज बुलाएं, 8 साल दूर है ये पड़ी हुई जी। 16 कर लूँ आप लोगों की इजाज़त से जी, +16, फिर राउंडिंग भी तो आप लोगों ने काबू करनी होती है ना, मैं तो कैलकुलेटर हाथ नहीं लगाता जी। कितना आ गया? 226। 31 दिसंबर 21 आएगा। एसिड पहले डेप्रीशिएट करेंगे, 226 को, अब इसकी लाइफ शाइफ गिवन है 8 साल, 9 कहाँ से आ गए जी, और साथ ही इसका इंटरेस्ट आ जाएगा, वो बाद में निकालेंगे जी। कितनी डेफिनेशन आ गई? 28 पॉइंट छोड़ दो, अब कम बहुत आगे निकल गया है जी, गल बद गई जी। बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट लिखते थे, वही लिख दें जी, या बुक वैल्यू जो भी लिख दें, 198। उसके बाद प्रोविजन की क्लोजिंग फिगर हम पहले निकालते थे, तो 40 अपने अंजाम से 7 साल दूर रह गया, 18 पे आ गया, 2 बैलेंसिंग फिगर निकाली इंटरेस्ट की जी। बेटा क्लियर है सब? आता है आपको? अभी छोड़ा उस वक्त क्यों था, समझ आ गई? कितने दिन लग गए थे इस मुसीबत को करते करते, कभी कॉस्ट मॉडल तो कभी रिवैल्यूएशन मॉडल तो कभी कुछ तो कभी कुछ, ठीक है। अब तरतीब होती है ना बच्चों काम करने की। हाँ जी, करंट टैक्स के अंदर इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? सवाल तो फिर इकट्ठा पूरा आपने खुद ही करना है जी। करंट टैक्स के अंदर क्या होगा? अब टैक्स वाले कहते हैं डीकमीशनिंग कॉस्ट को अलाउ करेंगे हम एट द टाइम ऑफ पेमेंट, वाइल डेप्रिसिएशन को हम अलाउ करेंगे 10%। हमने डेप्रिसिएट किया हुआ है 8 साल के हिसाब से। करंट टैक्स के अंदर पीबीटी में वो लोग कहेंगे चलो शाबाश शाबाश ऐड करो अकाउंटिंग वाली डेप्रिसिएशन, ये एक्यूमुलेट ऑप्शन नहीं है, ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन ऐड बैक करो 28। डेप्रिसिएशन तो वो जो हम कहें, तो टैक्स डेप्रिसिएशन, अब उन्होंने डीकमीशनिंग को पेमेंट के वक्त मानना है, तो उनकी तो डेप्रिसिएशन फिर कितनी है? 210 इंटू 10% का है ना जी। कितना आ गया? 21। ये वो अलाउ कर रहे हैं, यहाँ तक को मसला। उसके बाद वो प्रोविजन को मानते ही नहीं है, ये जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, कहते हैं 8 साल बाद जब पे करोगे इकट्ठा उसी दिन ले लेना। मैंने शायद एक दफ़ा बताया भी था आपको, लाइफ के एंड पे जाके उस वक्त वो माइनस करने देंगे, तो क्या करवाएंगे? ऐड बैक करवाएंगे, ऐड बैक करवाएंगे इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट हमने रिकॉर्ड किया 2 रुपये का, ये ऐड बैक करवाएंगे।
ठीक है। उसके बाद डेफर्ड टैक्स की अगर बात करें, लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन वाली वर्किंग की, तो उसमें कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस और थोड़ी सी जगह और बना लूँ, आप लोग सॉल्यूशन अपना देख लीजिएगा, बुक से रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा जी। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, आगे आपको पता है क्या होता है। अब हम कह रहे हैं कि जी हमारा जो एसेट है वो 200, बल्कि 200 क्यों करूं, मैंने जब एक बार वर्किंग कर ली है तो हमारा एसेट जो है वो 198 पे पड़ा है, ठीक है। टैक्स वाले कह रहे हैं न न न न 210 का है और 21 माइनस हुआ है 190, 189 पे पड़ा है। डन जी। हम कह रहे हैं हमारे एक प्रोविजन भी है, वो कह रहे हैं केडी प्रोविजन, ओके गॉट इट। एडजस्टमेंट 4 इज ओवर, पूरा आपने खुद करना है। ये ऊपर वाली एडजस्टमेंट किसकी ट्रीटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, ये किसकी थी ट्रीटमेंट, ये वाली एडजस्टमेंट 3 की थी, ये वाली एक्सचेंज गेन देख लो ना, लाइसेंस, ये वही है, ये एडजस्टमेंट 3 थी ना, ठीक है। मैंने कहा ये ना फिर खोते घोड़े रले पे होना, समझ ही ना आ रही हो, तो बाद से पिक्चर ले लेंगे ना आप लोग, मैंने ही ना अगली दफ़ा समझ आए नकल करना हूँ तो जी। ये एडजस्टमेंट ले आए ज़रा, ये ओवर और अगली एडजस्टमेंट पढ़ें जी, बच्चों पढ़े, जल्दी पढ़ें, अगली एडजस्टमेंट पढ़ें, शाबाश। पिक्चर अगर किसी ने लेनी हो देखें, ये 2 से बाद फिर और ज़्यादा आपको पता है गल वध जाएगी, तो फिर पॉइंट नंबर है 4। मैं पास पेपर भी लिख देता हूँ बेटा, 1 मिनट, पास पेपर 16, ठीक है। मैं टॉपिक भी लिख देता हूँ। अच्छा तुसी भी है नहीं कि सर रहन दो, नहीं नहीं चक्कर ही को नहीं है। पेज नंबर 401, वॉल्यूम 1, चैप्टर 4। चलो हुन बस कर दो, माफ़ कर दो, मैंने चेक करो अंडा बन गया जी। डन, चलें आगे। नेक्स्ट नंबर 5, ओके। PL acquired 5% equity investments फॉर 75 मिलियन। अब इसको उड़ा देते हैं नीचे वाले को जी। बेटा जल्दी से 5 पढ़े, शाबाश, जल्दी करें जल्दी करें, बस यही सवाल है, बस गया अभी इसके अंदर, बस एक थोड़ा सा मसला रह गया फिर गया। जी मेरे बच्चों, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है। ऑन यकम मई 21 हमारे साल के दरमियान PL एक्वायर्ड 5% इक्विटी इन्वेस्टमेंट फॉर 75 मिलियन। इन अक्टूबर 21, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने बाद डिविडेंड ऑफ 8 मिलियन, ये बाद में देखते हैं, डिविडेंड को भी देख लेते हैं, ठीक है ना, इसको भी देख लेते हैं। इसका क्या करना है, इसको अलग से देखना पड़ेगा। वॉज रिसीव्ड ऑन दिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा अब आगे कहता है एट 31 दिसंबर 21 PL रिकॉर्डेड 15 मिलियन एज गेन फॉर चेंज इन फेयर वैल्यू विच वॉज टेकन टू OCI, यानी कि ये FET OCI में रखते हैं। इस जैसी एक एडजस्टमेंट और भी की थी, बल्कि 2 दफ़ा की थी, ठीक है। मैं वो तीनों यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, पहले कर तो लेंगे एडजस्टमेंट, ठीक है। हाँ जी, अब अगर FET OCI वाला है तो आपको पता है लाइक रीवैल्यूएशन सरप्लस, इसमें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आनी है। हम एंट्री करेंगे, गेन है ना, गेन है 15 मिलियन का गेन है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, DTL क्रेडिट और
फेयर वैल्यू गेन इन OCI, फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI क्रेडिट। याद आया कुछ याद आ रहा है? चलो शुक्र है कुछ याद आ रहा है। वर्किंग नंबर जो भी होगा आपका, आप ये करेंगे बदतमीज। ये जो वर्किंग नंबर भी आपका चल रहा होगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। जी बच्चों, कितने की इन्वेस्टमेंट खरीदी थी? इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 75 की, और कहता है जी 15 का गेन रिकॉर्ड किया है थ्रू OCI है, तो ये फेयर वैल्यू रिजर्व में लेके जाते थे। OCI में गेन है लेकिन बैलेंसिंग नहीं आज गिवन है, तीसरी ब्रैकेट नहीं लगी, आज 3 लगती थी। याद आया कुछ? ठीक है। और कुछ बेचा वेचा कोई नहीं है। क्लोजिंग क्या है? बेचना हमारे सिलेबस में है नहीं इन्वेस्टमेंट इनका। जी कितना आ गया? 90। अच्छा, अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इस 15 की जर्नल एंट्री क्या होगी? 15 की जर्नल एंट्री कोई बच्चा बताए मुझे। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कितने से? 15 से। हम कमाएंगे, टैक्स वालों ने कहा, तो जब कमाओगे तो हम तुमसे टैक्स लेंगे। DTL/A क्रेडिट कितने से? जाहिर है 15 का कितने परसेंट टैक्स रेट? मैंने ज़रा मिटा दिया हुआ है, माजरत है। 35%। तो 15 का 35% कितना आता है जी? 5.25। तो ये आ गया जी 15, ये आ गया जी 5.25, और बाकी क्या है जी? फेयर वैल्यू रिजर्व जो कि OCI में जाना है। बैलेंसिंग निकाल लो बस, ठीक है। इसकी क्या परसेंटेज लगानी? कितना आ गया जी? 9.75। अब मेरा पहला सवाल, तरतीब अपनी वही रख लेते हैं ना, ठीक है। तरतीब, करंट टैक्स की वर्किंग में इस 15 का क्या असर पड़ेगा? वो कहता है टैक्स वालों के बारे में कि गेन ऑन इन्वेस्टमेंट तब टैक्सेबल होगा जब आएगा, कैपिटल गेन जिसको आप कहते थे। ये कब लेते हैं टैक्स वाले? जब एक्चुअल में वो आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका कोई असर करंट टैक्स पे नहीं है। करंट टैक्स पे क्यों नहीं है? देखो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर बैलेंस शीट आइटम, फेयर वैल्यू DTL भी बैलेंस शीट आइटम, और फेयर वैल्यू रिजर्व OCI में। और हमारी कहानी तो PBT से शुरू होती है, तो PBT से ऊपर अगर इसने कोई हिट किया होता तो उसको हम रिवर्स करते, वो मसला आता। समझ आती है बात की? ठीक है। हाँ, लेकिन ये एंट्री आते ही, DTL के हिट होते ही, एक चीज़ आपको सिखाई थी कि आपने इसके लिए DTL के लेजर वाली एंट्री लाजमी कर लिया करनी है। फॉरेन लेजर को ओपन करके ओपनिंग क्लोजिंग निकलते रहेंगे बाद में, पहले DTL/A का लाइबिलिटी/एसेट का लेजर ओपन कर लो। एसेट और लाइबिलिटी हमें से क्या, हमने तो इन्वेस्टमेंट डेबिट 15 से, DTL क्रेडिट 5.25 से, और OCI क्रेडिट जो कि हमारे सवाल पे असर नहीं डाल रही, वो कर लेनी थी। और यहाँ पे हम लिखा करते थे प्लांट, याद है? आज क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ठीक है जी। और सही है, ये एंट्री करके अपने पास रख लो बस, और कोई असर नहीं है इसका P&L के अंदर। यहाँ तक कोई बात नहीं समझ आती तो बताओ, बोलो। अच्छा, अगर डेफर टैक्स की बात करें, जो अगली वर्किंग आएगी डेफर टैक्स की, डेफर टैक्स लायबिलिटी/एसेट एज ऑन, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा जी? कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, और आगे डिफरेंस एंड टैक्स, वो आपको पता ही है। वैसे ही मैं चलो लिख देता हूँ जी। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हम कह रहे हैं जी कितनी है? 90। टैक्स वाले कह रहे हैं हाँ ना 75 है। फिर वैल्यू गेन को हम तब मानेंगे जब एक्चुअल में बेचोगे। कहानी खत्म। उसके बाद एक छोटी सी चीज़ जो ब्लैक की थी, यहाँ तक को मसला है तो बताओ। ये काम हमने पहले भी किया, अगर लॉस आ जाए, लॉस वाला किया था असल में, हमने लॉस वाला सवाल किया था, यहीं करीब ही किया था, 13 था गालिबन। ये नहीं, ये देखो ये, अच्छा गेन भी था लॉस भी था, दोनों ही कर लिए थे। सुभान अल्लाह। 13 की एडजस्टमेंट नंबर 7 है। एक और जगह भी ये पड़ा है, नहीं किया तो अब कर लेना।
हम कौन सा कर रहे हैं इस वक्त? 16 कर रहे हैं। जरा 15 में देखो, ये भी इन्वेस्टमेंट, ये FVTPL वाला था लेकिन है तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ही ना। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 3 सवालों के अंदर आया है, ठीक है। तो अभी हम कर रहे हैं जो सवाल, ये एडजस्टमेंट जैसी सिमिलर एडजस्टमेंट है पास पेपर 13 का 7 था ना, 7, और पास पेपर 15 का कौन सा है? ये भी 7 है, माशाल्लाह। इधर भी 7 ही होता तो एक जैसा हो जाता, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट बिल्कुल इस जैसी एडजस्टमेंट आपको इन 2 सवालों के अंदर भी मिल जाएगी, ठीक है। तो लॉस वाला भी हमने देखा हुआ है। खैर जी, अब बात रहेगी जी डिविडेंड की। तो कहता है इन अक्टूबर 21 डिविडेंड ऑफ 8 मिलियन वॉज रिसीव्ड ऑन दिस इन्वेस्टमेंट। यानी PBT तक आते आते रिसीव्ड भी है, ये तो ऐड हो चुका होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि डिविडेंड इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो हम क्या करेंगे जी, क्या करना है जी, डिविडेंड इनकम को लेस कर देंगे और रेकन्सिलिएशन बनाते हुए ध्यान कर लेंगे इसका, ठीक है। 8 मिलियन, ठीक है जी, परमानेंट डिफरेंस लिख लेते थे ताकि याद रहे रेकन्सिलिएशन बनाते हुए। ओके, डन, ठीक है। अच्छा, अगर ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, अगर यही वाली बात इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स के साथ हो जाए, अच्छा अगर ये लॉस आ जाए, पहले ये कर लें, अगर ये लॉस आ जाए तो एंट्री क्या हो जाएगी? फेयर वैल्यू रिजर्व। पहले तरतीब से चलोगे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को क्रेडिट करोगे, फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट करने से पहले DTL को 25, 30, 35% लगा के डेबिट करके बैलेंसिंग को OCI में डेबिट कर दोगे, सेम ट्रीटमेंट, ठीक है। और अगर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में ये कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स में क्या ये नहीं हो सकता? बोलो। तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स अगर उसमें कोई गेन आया है तो उसके साथ भी वही अशर करना है, इन्वेस्टमेंट डिबेंचर डेबिट DTL/A क्रेडिट। यानी वो जैसे हमने रियल सरप्लस IAS 16 वाला सीखा था बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। और बाकी क्या है जी, फेयर वैल्यू रिजर्व OCI वाला, ये भी OCI वाला होता था ना इन्वेस्टमेंट डिबेंचर्स। अब बोलो, अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, फेयर वैल्यू थ्रू PNL। याद आ रहा है? सही है, ये ऐसे ही मैंने कहा चलो ये भी साथ अगर कभी पर्चे में आ जाए तो। अच्छा जी, चलें जी, अब ये भी एडजस्टमेंट हैं, देखो किया, देखो किया 9.75 ने किया। तुम वॉशरूम गए हुए थे, हमने नहीं किया क्योंकि PBT के बाद की कहानी है। अगर FVTPL वाला होता तो हिट करता, इसीलिए कहा ये एडजस्टमेंट्स इकट्ठी करोगे तो इंशाल्लाह इसमें से एक सवाल के अंदर FVTPL भी है। FVTPL वाला गेन PNL को हिट करेगा, हमने रिकॉर्ड किया था PBT तक आते आते उससे पहले, ठीक है। ओके, इसको भी काट दें, यहाँ से काट दें और नया भारू लेके आए। जी मेरे बच्चों, ये एडजस्टमेंट नंबर कौन सी हो गई? अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ 28 था और इधर क्या था, 2 ही था ना। ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है, वो वैसी लिखी हुई है, चलें जो भी है। जी 28 है, अच्छा हाँ, तस्वीर च बनाने दे रोले च रोला ही पै जाए। लें जी, ये अब 3 हो गए। अगर स्टिल तस्वीरें बल है
तो यू कैन एट द एंड टेक द तस्वीर। अच्छा जी, टाइम तुसीं दिंदे नहीं हैं तो लैंदे कितना टाइम हो। नंबर 6, एज ऑन 31 दिसंबर 2021 टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस ऑन अदर आइटम्स अमाउंटेड टू 30 मिलियन। अच्छा, अब ये थोड़ी डिफरेंट सी एडजस्टमेंट है, लेकिन कभी कभी ऐसी एडजस्टमेंट होती है। आसान नंबर ले लो, ठीक है। आसान नंबर क्या थे? देखो, दो चीज़ें चल रही हैं हमारी, करंट टैक्स और दूसरी वर्किंग डेफर्ड टैक्स के ऊपर बात हो रही है। ऐसे ही है ना, मैं हर एक में अलग अलग ऐसे ही करता जा रहा हूँ। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट। वो कहता है 31 दिसंबर पे टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस विच बाकी आइटम्स, पता नहीं कौन से आइटम्स हैं, वो 30 मिलियन है। टैक्सेबल डिफरेंस दे रहा है, अच्छी बात है, पिछले साल का भी दे रहा है तो 2 दफ़ा बना लो। मसला क्या? वर्किंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन, हमारा साल है 31 दिसंबर 2021 का, तो ये हो गया 31 दिसंबर 2020, ठीक है। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस डिफरेंस टैक्स, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस डिफरेंस टैक्स। टैक्स अब आगे मैं नहीं लिख रहा। हाँ जी, वो क्या कह रहा है? वो सवाल में कह रहा है कि मेरे लो जवाब दे, वन नोट ने कहा। कौन सा पेज था जी? 401, बड़ा सफ़र, बड़ा पैंडा पै गया जी। आपकी तरह ऐसे भी नहीं कर सकता, कट्ठे सफ़े पकड़े और यूँ कर दिया, वो भी बंदा नहीं कर सकता, है ना। हाँ जी, क्रॉस एंड कॉन्स तो होते ही हैं जी बच्चों। अच्छा जी, अब वो क्या कहता है? वो कहता है कोई और आइटम्स भी हैं, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस उनका 31 दिसंबर 2021 पर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कितना है जी? अब ऐसी लिस्ट चली आ रही होगी आपकी, उसमें आप यहाँ पे लिख दोगे अदर आइटम्स। ये मुफ्त के नंबर तो लो, 30 का TTD है, तानू की लगे। और इधर ऐसी लाइन चलती आ रही होगी, जब यहाँ पे आप पंचेंगे तो अदर आइटम्स कितना था जी? 39 TTD। तो डेफर्ड टैक्स के हिसाब से तो ये इतनी सी ही बात है, बस टैक्स रेट लग जाएगा, टैक्स आ जाएगा। लेकिन करंट टैक्स के अंदर थोड़ी सी इसकी कहानी है। अब वो थोड़ी सी कहानी क्या है? वो कहता है, सोचे ना ज़रा कि हमने पिछले साल सोचा था कि हमें 39 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा, टैक्सेबल डिफरेंस। इस साल इन आइटम्स के ऊपर 30 रह गया, तो इसका मतलब 9 रुपये का टैक्स हमने पे कर दिया होगा। 9 रुपये का टैक्स अगर पे कर दिया होगा, यानी कि पे किया है, तो वो करंट टैक्स के अंदर तो आना चाहिए ना। तो ऐड कर देंगे इसको 9 रुपीज़ को करंट टैक्स में। ये कुछ इस तरह की बात है। अब ये ऐसा वन ऑफ इवेंट है कि एक समझ आ जाए, हज़म हो जाए तो अच्छी बात है, वरना इस पर मैं टाइम ज़ाया नहीं कर रहा, ठीक है ना। कितनी चीज़ें करें, एक हद है ना हर काम करने की। हम पहली हदें पार कर चुके हैं पढ़ते पढ़ते, फिर भी हद है, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी, मैं कहूँगा यार चलो हूँ बस रहने दो। एक हद है, एक हद तक जा सकते हैं, ठीक है। आसान नंबर मिल गए, ये समझ आ जाए तो इतनी सी बात इतनी सी है। हमने सोचा था 20 के एंड पे खड़े होकर कि 39 रुपये पर टैक्स देना पड़ेगा, 21 के एंड पे इन्हीं आइटम्स के बारे में कह रहे हैं अब 30 पर टैक्स देना पड़ेगा। तो इस साल के दरमियान में 9 रुपये का टैक्स दिया होगा ना,
₹9 पर टैक्स देना है, ये डिफरेंस है, टैक्स इससे आगे आना है, तो मैंने वो टैक्सेबल प्रॉफिट की फिगर के अंदर ऐड कर दिया, जाते जाते उस तक जाते जाते वो ऐड हो गया, अब उस पर टैक्स रेट लगेगा और टैक्स पे होगा। मतलब तो यही है, पिछले साल इतना था टैक्स जिस पर पे होना, अब इतना रहेगा, तो इसका मतलब ₹9 पर टैक्स पे हो गया है, इस साल में टैक्स पे हुआ है, तो वो ₹9 इस साल की वर्किंग में लेके जाओ ताकि टैक्स पे हो। ये कुछ इस तरह की बात है, ठीक है। ये आपकी एडजस्टमेंट हो गई है, लेकिन अब मैं इसको बदलना चाह रहा हूँ, इसलिए कोई तस्वीर लेना चाहे तो बेशक ले ले। नोट कर लिए जी बेटा? 20 वाला पहले बनाऊं, अब ये चेंज करने लग जाऊं? अच्छा जी, उन्हें क्या बच्चा ने हर गल ना मन्या करो, वो चल ही नहीं रहा, मतलब नहीं, वो कह रहा ठीक है। लगता है इसकी बैटरी खत्म हो गई है, बैटरी। चलें जी, अब इसको ज़रा बदल लेते हैं। मैं कहता हूं कि अगर लेट से ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस होता, ऐसा भी तो हो सकता था ना, अब सवाल के अंदर डिडक्टेबल आ जाए, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस होता तो क्या होता? वही होता जो मंजूर खुदा होता। अगर डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस होता डी, तो यहाँ पर तो ये मुफ्त के नंबर आ जाने थे। अब हमने कैसे सोचना था? हमने कहना था 20 के एंड में हम सोच रहे थे ₹39 पर, ₹39 डिडक्शन के तौर पे अलाउ होगा। 21 के एंड पे कह रहे हैं अब 30 अलाउ होगा, इसका मतलब इस साल में 9 का अलाउ हो गया एज डिडक्शन, तो यहाँ पे उसको लेस कर देते। मेरा पेन काम नहीं कर रहा, मैंने ज़बानी आपको बता दिया, ठीक है। अब समझ आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो माफ़ी दे दो, ठीक है। ये एडजस्टमेंट नंबर 6 हो गई। सवाल कर लोगे अब? पीछे बचा कि ये यस, कभी इसको भी उधर ले जाए ना तो आपकी एक पिक्टूरे हो जाए। ये पिक्चर में आ जाएगा और बाकी जो है ना उस पर हम चेंज कर लेते हैं। ये एडजस्टमेंट कौन सी होगी जी? नंबर 6 है। चलो अब ये पिक्चर आप ले लो, ये इकट्ठी हो गई हैं सारी एडजस्टमेंट्स। कोई नज़र आ रहा है इसमें? नज़र आ जाएगा? मैं हट जाऊंगा, मैं तो हट जाऊंगा, मैं तो वैसे ही, आप लोग मैंने कितने वेख सकते हो तुसी। हेलो, ग्रुप में वो जो सामने इधर वाली तस्वीर आप खींचें, इधर वाली तस्वीर आपने खींचनी है, जब बोर्ड मिटने लगे उससे पहले, ठीक है ना। दोनों ग्रुप में इकट्ठी कर देना, टीओ कहूँगा वहाँ से निकाल के बॉयज़ के ग्रुप में फिर भेज देंगे, ठीक है ना। ओके डन। तो फिर चलो ठीक है, वैसे आ जाएंगी ग्रुप में, नाल नाल भेजी रखो, बच्चों तसल्ली रहे। अच्छा जी, मैं कह रहा था इसको चेंज कर लें, अगर इसको अगर चेंज कर लें, ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस हो तो क्या होगा? तो हम क्या कहेंगे, ये तो मुफ्त के नंबर आ गए, अब ये डिडक्शन अलाउ होनी थी 20 में कह रहे हैं, अब ये डिडक्शन अलाउ होनी है, तो मतलब इस साल में 9 की डिडक्शन अलाउ हो गई, तो क्या कर लेंगे? लेस कर लेंगे 9 को। ओके डन। चलो नेक्स्ट। अगली एडजस्टमेंट बहुत ख़राब एडजस्टमेंट, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन क्या करें, करनी तो है। अब ऐसा कभी आपने जी बेटा, अगर हाँ नहीं 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 नहीं, वो थोड़ी सी बात ये थी कि अगर हमें साल हमारा एंड हो गया और यहाँ पे पता लगा है कि वो टैक्स वाले कह रहे हैं रिट्रोस्पेक्टिवली चेंज हुआ है, तो ये नॉन एडजस्टिंग है। हाँ, तो फिर डेफर टैक्स नए रेट पे बुक होगा, करंट उसी पे ही होगा, जाहिर सी बात है। रेट जो वो कह जो रहा है अगले साल से रेट बढ़ेगा, इस साल का रेट तो ये वाली कौन सी इधर? ये ओ, ये बड़ी हैवी है, आ गया हूँ इस पर।
चलो जी ओपन करें। ये वैसे मैंने लिखा हुआ है ऑल्सो अज्यूम इफ़ इंटरेस्ट, ये मेरे रात को ऐसे ख्याल आया था कि ये भी अज्यूम करा लूँगा, लेकिन अब देखता हूँ अगर आपको ये हज़म हुई तो पिक्चर ले लें भाई, आप मिटा दें इतनी देर में, अगर मोबाइल से फ्री हो गए तो मिटा दें जी। इसके बाद हम थोड़ी सी ब्रेक भी करेंगे 5-7 मिनट, ठीक है। जल्दी 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 आओ, जल्दी आओ, इस एडजस्टमेंट के बाद ब्रेक करना बनती है। पास पेपर 13 का 4 जी, पिक्चर ले ली हुई है बेटा उस साइड की। चलो जी, देखो कितना मज़ा आ रहा है, एक दिन और दे दो क्या हो जाएगा। पास पेपर 13 का 4, तो सारा सवाल ही किया हुआ है। ये ऊपर वाला रह नहीं दें, ऐसे फजूल सी चवल सी एडजस्टमेंट है। I-37 की एक बार आई थी, इसमें भी मुफ्त के नंबर बस डेफर टैक्स में ले लेना, करंट टैक्स वाली अकाउंटिंग समझ आया ना आया छोड़ो, इसको छोड़ो, वही बात है, एक हद है, ठीक है ना। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, बैलेंस ऑफ 100 मिलियन पिछले साल 70 था, विच इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 एज पर टैक्स लॉस। ये होता ही नहीं है, कुछ इस तरह की बात है। डेफर टैक्स वाला सिर्फ एज ऑन वाले नंबर ले लेना, करंट टैक्स में लगा देना जुगाड़, जो समझ आए, लग गया तो लग गया, ना लगा मैं समझा नहीं रहा इसको, ठीक है। इस पर काफ़ी टाइम लगाऊंगा मैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो दोबारा टेस्ट हो सकती है बहरहाल, ठीक है। लो जी, रेकन्सिलिएशन की तस्वीर अगर किसी को चाहिए हो तो, किसी ने ना बनाई हो तो, ये रेकन्सिलिएशन में मैक्सिमम, हम यहाँ कहीं कंक्लूड किया होगा ना हमने, तो हमने ये बात की थी कि जी मैक्सिमम पॉसिबल आइटम्स ये हैं जो रेकन्सिलिएशन में आ सकते हैं। ठहर जाओ, एक्सीडेंट हो गया जो उधर। इधर ही आ जाए यार उस्ताद, अपने कार ही चंगा लगता है बंदा जी। ये रेकन्सिलिएशन की टोटल बात थी। वैसे तो ये तस्वीर खींची हुई थी आप लोगों ने, लेकिन ये हमने समराइज़ किया था कि मैक्सिमम ये चीज़ें आती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, पढ़ें जी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट पढ़ने से पहले मैं कहने लगा था थोड़ी सी रिवीजन करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे 15 रुपये की इंटरेस्ट इनकम है और 10 रुपये रिसीव हो गए हैं और 5 रुपये रिसीवेबल, ठीक है। एक मिसाल बना रहे हैं हम, ठीक है। 15 रुपये की इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम का लेजर बन रहा है, 15 रुपये की इंटरेस्ट इनकम है और कैश आया है 10 रुपये, तो क्लोजिंग क्या आ गया जी, 5 रुपये क्या आ गया जी, रिसीवेबल, ठीक है। उसके बाद टैक्स वाले चल रहे हैं मिसाल के तौर पे एक्रूअल बेसिस पे हमारी इस एग्जांपल में, ठीक है। टैक्स रेट इस साल में बल्कि 10% ही रखो फिलहाल, ठीक है। इस सवाल के अंदर भी सेम ही है ना, 20 ही है। अच्छा, तो टैक्स रेट जो है जी हमारा इस इनकम के ऊपर जो लग रहा है वो 10% लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने ज़रा इस सवाल से पहले ज़रा थोड़ा सा नेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्योंकि आप भूले होंगे, ओके। अच्छा, अब अगर 10% टैक्स है, हम क्या कहते थे, हम ये कहते थे जी करंट टैक्स की वर्किंग शुरू करते थे, तो हम कहते थे करंट टैक्स की वर्किंग के अंदर हम कहते होते थे कि जी पीबीटी के अंदर टैक्स वाले एक्रूअल बेसिस पे चल रहे हैं, टैक्स वाले एक्रूअल बेसिस पे चल रहे हैं, तो हम कहते थे, टैक्स वाले कहते हैं यार ये इनकम क्या होती है, इसको ऐड बैक करो। नहीं, प्रॉफिट तक आते आते ये क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है, तो इसको क्या कर दो, लेस कर दो, इंटरेस्ट इनकम को लेस करो, कितने से, और ऐड करो इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना बोलो, 10। ये लिखते ही फिर हमें ख्याल आता था कि मार्कर नहीं है मेरे पास, ये लिखते ही हमें ख्याल आता था ओहो ये 10 यहाँ पर पड़ा रह गया, तो ये 10 प्रॉफिट में शामिल होकर नॉर्मल रेट पर, लेट से 30% हमारा नॉर्मल रेट है, 30% पे टैक्स हो जाएगा, तो हम इसको निकाल लेते थे। फिर उसके बाद ये वर्किंग का एंड होता था, यहाँ पे टैक्सेबल प्रॉफिट आता था, ठीक है जी। उसके ऊपर हम टैक्स ले लेते थे नॉर्मल 30% पर,
ठीक है ना। और इस 10 को अलग से जो हम ले आया करते थे, इधर से निकाल के इधर टैक्स ऑन 10 एट द रेट ऑफ लेट से 10%, ठीक है। ये कितना आ गया? 1 रुपया। कुछ याद आ रहा है? अच्छा, तो उधर ही दूसरी बात भी कर लें। ये तो करंट टैक्स की वर्किंग हो गई। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग जो होती थी, ये पता नहीं क्या, मुझे पता नहीं ना, सारा डाटा नहीं ना पता मुझे, ठीक है ना। तो ये पता नहीं कितना प्रॉफिट आएगा जिस पे ये टैक्स रेट 30% लग कर ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये 1 रुपया। अच्छा, अब डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन वाली वर्किंग जो होती थी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन, इसके अंदर हम कहते थे हमारा इंटरेस्ट रिसीवेबल है कितना? 5। टैक्स वाले कहते थे, हेलो भाईजान, हम तो कैश बेसिस पे चल रहे हैं, रिसीवेबल को मानते नहीं। टैक्स वालों की दुनिया में रिसीवेबल, अनअर्न्ड, पेबल, प्रीपेड एग्जिस्ट ही नहीं करते अगर वो कैश बेसिस वालों की दुनिया में, ठीक है। तो डिफरेंस आ जाता था। कितना डिफरेंस है जी? टैक्स रेट क्या लगाते थे आप? 10%, ठीक है जी, 10%। और अगर फ्यूचर में चेंज होता था तो चेंज वाला लगा देते थे, ऐसे ही है ना। लेकिन अभी सेम है, इसलिए मैं यही जो है वो आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। अब कितना टैक्स आ जाता है जी? 0.5। अगली चीज़ क्या हुआ करती थी? अगली चीज़ हुआ करती थी जाकर फिर हिट रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन में स्टार्ट लेते थे हम पीबीटी से, फिर टैक्स रेट लिखते थे, फिर टैक्स आता था, उसके बाद कहानी चलती थी। हम कहते थे क्योंकि पीबीटी के ऊपर रख के हमने 30% लगा दिया होता था, पीबीटी के ऊपर जो हमने रख के 30% लगा दिया होता था, तो टैक्स जो है वो इस पीबीटी के अंदर तो ये 10 भी पड़ा होता था ना पीबीटी में, तो इस पर भी 30% लग जाता था। तो हम कहते थे कि ओहो, इसमें से क्या करना है? लेस करना है इस इनकम वाले 10 पर लगना चाहिए था 10%, लेकिन लग गया 30%, तो 20% ज़्यादा लग गया, 2 माइनस हो गया, ठीक है। ऐसे ही रिसीवेबल वाले के ऊपर भी जो कितना है 5 है, इस पे लगना चाहिए था 10%, लग गया 20%, तो कितना ज़्यादा? 30% लग गया, कितना ज़्यादा लग गया? 1 ज़्यादा लग गया। तो ये हमारी रेकन्सिलिएशन भी होगी। ये थोड़ा सा रिवाइज करवाया आपको, समझ में आता है ये? यानी बेसिकली होता क्या था, इधर देखना ज़रा। असल में ये 15 टूट रहा होता है। ये 15 ही टूट कर, अगर टैक्स वाले कैश बेसिस पर हैं तो ये 15 ही टूट रहा है, जो कुछ रिसीव हो रहा है, कुछ रिसीवेबल है। तो अब अगर आप गौर फरमाएं तो इस 15 में से 10 पे टैक्स ये लगा है, बल्कि इस 10 को आके हिट लगाऊं, इस 15 में से 10 ये पड़ा है जिस पे टैक्स लगा, और इस 15 में से 5 ये पड़ा है जिस पर ये टैक्स लगा। अब ये 10% लगा, लेकिन जब हमने पीबीटी उठा के उस पर 30 लगाया तो इधर ज़्यादा लग गया, तो इसको सही कर लिया। ये बात समझ आती है भाई? को काम तो नहीं, दोनों आए बैठे हो, खैर है सब है, करें। अच्छा जी, अब इसको मद्देनज़र रखते हुए, तमाम गवाहों और बयानात को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पहुंची है कि अब हम ये वाली एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये एडजस्टमेंट तारीख में पहली बार आई। इंटरेस्ट एक्रूड एट 31 दिसंबर अमाउंटेड टू 40। यहाँ तक तो ठीक था। मसला ये है, इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर इज 55। इंटरेस्ट इनकम इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस ऑन 20%। तरतीब वही रखते हैं जी, सुकून से। सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम का लेजर बनाएं जी। इंटरेस्ट इनकम
रिसीवेबल ओपनिंग में भी है और क्लोजिंग में भी है। कितना? 40, 30 है और क्लोजिंग में 40 है। उसके बाद इनकम की फिगर कितनी है? 55। तो कैश कितना आया? बैलेंसिंग 45। जी, 2 वर्किंग्स हमारी हिट होनी है। करंट टैक्स की ये किसी ने ट्राई की भी थी वैसे, खुद से कोई मसला हुआ हो? किसी को नहीं तौफीक हुई होगी। आप तो पूछ रही थी ना ये एडजस्टमेंट है, वैसे देख ली थी हैंड आउट में और कहा था कि चल। अच्छा अच्छा, वर्किंग करंट टैक्स की यहाँ कर लेते हैं। और डेफर्ड टैक्स की भी। जी बच्चों, टैक्स वाले कैश बेसिस को मानते हैं। वो क्या कहेंगे? इनकम को उल्टाओ, रिसीट को लो। अब प्रॉफिट तक आते आते इनकम ऐड हुई पड़ी थी, उसको लेस करवा देंगे ये लोग। कितने से? 55 से। और ऐड करवाएंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड। कितना जी? 45। ये लिखकर ओहो हो करेंगे हम। क्या करेंगे? ओहो हो करके इसको यहाँ से काट देंगे। और इसको, क्योंकि इसका टैक्स रेट डिफरेंट है ना, ये देखो बेटा जी कितना है, एक मिनट लेट मी अब हाईलाइट। शक्ल बन गई थी एक बच्चे की, किधर गई एडजस्टमेंट लाइब्रेरी में? ये 20% है और कैश बेसिस है, ठीक है। लो जी, तो यहाँ पर जो भी चीज़ आएगी आपकी, उस पर आपने जो टैक्स लेना है वो तो लेना ही है। ये टैक्स ऑन 45 एट द रेट ऑफ 20% कितना आएगा? 9। ये आ गया, ठीक है जी। इसका मुझे नहीं पता, टैक्सेबल प्रॉफिट और फिर टैक्स, ठीक है। उसके बाद रिसीवेबल कितना है जी? रिसीवेबल ये क्या है? इंटरेस्ट रिसीवेबल। इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना है जी? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हमने सवाल की रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल सामने नहीं है, हमने क्या करना है जी सवाल में? देख के बता सकते हैं ज़रा मुझे? दोनों साल का करना है तो मुझे लग रहा है ना? दोनों साल का करना है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी दोनों साल की है ना? यहाँ पर जगह नहीं है, मैं दोबारा इधर बना रहा हूँ, ठीक है ना? थोड़ा सा ज़रा कंपैरिजन में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब बच्चों की बात भी माननी है, पहले मुझे बनाना पड़ेगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31 दिसंबर है ये। पिछला साल कौन सा है? पहले पिछला 19, पहले 19 लिख दो ना, फिर तो आप यहाँ पे आप डांटना भी है मुझे जी। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, रेट और टैक्स। उसके बाद फिर वर्किंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 20, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, टैक्स रेट और टैक्स। जी, इंटरेस्ट हमने थे ना लब निर्णय की है, बस खत्म, ये कहानी ऊपर चली गई। ज़रा कंपैरिजन में चाह रहा था नजर आए जी। इंटरेस्ट रिसीवेबल पिछले साल के एंड पे कितना था? 30। और इंटरेस्ट रिसीवेबल इस साल के एंड पे कितना है? 40। टैक्स वाले कैश बेसिस पे चल रहे हैं, तो टैक्स बेस क्या है? 0। डिफरेंस आ गया, रेट
20% है जी, 6 और नीचे, अच्छा चले। अब मामला क्या हुआ, मामला बच्चों ये हो गया आज, ज़रा गौर फरमाएं, आपने क्लोजिंग डेट पर पूरे 40 के ऊपर डेफर्ड टैक्स बुक किए। हालांकि मामला पता है क्या है, पिछले साल इस 30 के ऊपर डेफर्ड टैक्स बुक हुआ था बोलो। अब ये 30 खामोश हो तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही होता है ना, पहले पुराना रिसीवेबल रिसीव हुआ होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये 30 पहले रिसीव हुआ, ये 30 पहले रिसीव हो गया और बाकी कितना बचा, तो इस 55 में से ये 15 भी रिसीव हो गया, सही है, तो 55 में से 15 रिसीव हुआ, बाकी 40 वो यूं लिख रहे हैं। लेकिन मसला क्या आ रहा है कि इस 30 के ऊपर जिसकी आप बात कर रहे हैं, इस 30 के ऊपर तो पूरे का पूरा पहले से ही बुक्ड था डेफर टैक्स, ठीक है ना। ये एक छोटा सा मसला है, बस यहाँ पे छोटा सा इतना सा मसला ही है। यहाँ तक वर्किंग आपने उस तरीके से की जैसे आपने सीखी हुई थी, और कोई मसला नहीं, अगर आप ऐसे कर दें तो आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पहली बार सवाल में ऐसा हुआ। अब मामला कुछ ऐसे है कि पीएनएल के अंदर, मतलब बेसिकली रिकन्सिलिएशन के अंदर क्या चीज़ जारी होती है, ये देखो मैंने यहाँ से आपको दिखाया था, रिकन्सिलिएशन में ये 15 टाइप चीज़ जारी होती है, 10 इधर 5 इधर, ये 15 टाइप चीज़। इसी को ज़रा ऐसे मिलाओ, रिकन्सिलिएशन में क्या जाना है, यहाँ रिकन्सिलिएशन बनाता हूँ मैं, रिकन्सिलिएशन में आपकी पीबीटी वगैरह, चलो रेट टैक्स, इसके बाद जी आपने क्या करना होगा, लेस इनकम वाला और लेस रिसीवेबल वाला। अब ये 55 टाइप चीज़ जानी चाहिए या नहीं, 55 में से देखो ना, ये 30 तो रिसीव हुआ, रिसीवेबल था, 55 में से 15 रिसीव हो गया, बाकी 40 रिसीवेबल है, तो 55 तो टोटल इनकम ही है ना। अब ये इनकम टूटनी चाहिए थी, टूट कर कुछ इधर कुछ इधर, जो इधर आई है वो कितनी है 45, तो बाकी 10 होना चाहिए था, 40 नहीं होना चाहिए था। अब इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे साइंस ये है कि 40 के रिसीवेबल पर सारे पर आप डेफर टैक्स बुक करें, हालांकि पिछले साल 30 के रिसीवेबल पे ऑलरेडी बुक्ड था, ये ओपनिंग जो बन गया है, ये ओपनिंग बना है, तो इस लेजर के अंदर इसका असर भी तो आया पड़ा है, तो क्लोजिंग सारे के ऊपर आपने नहीं डेफर टैक्स बुक करना। यहाँ पे आके मैं इसको काटते हुए क्या कर दूंगा 10, ठीक है, क्या करूँगा 10, और बाकी सब सेम है, ये क्या आ जाएगा 2, ठीक है। आपने बात सिर्फ इतनी सी याद रखनी है कि रेकन्सिलिएशन के अंदर समझ ना आए तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं तो कहूँगा ना ही आए, ठीक है। रिकन्सिलिएशन के अंदर बल्कि काम करें, इससे आप ज़्यादा परेशान होंगे, आप ना रिकॉन्सिलिएशन के अंदर ना, यहाँ पे इधर देखें, ये सही रखें, 40 ही रखें, बिल्कुल ठीक है, 40 ही रखें, ठीक है, इसको 8 ही रखें। अब ये होकर पहुंच गया ना ऊपर, लेकिन जब यहाँ पे जाए ना आप, ठीक है, तो इनकम वाला 45 है और रिसीवेबल वाला 40 जो है, इसको काट के यहाँ पे 15 कर लें, ज़िंदगी आसान कर लें, ठीक है ना। एक आधी बार एडजस्टमेंट आती है, ऐसी अपनी वर्किंग को छेड़ बैठे हैं आप जी। कितना आ गया, यहाँ कितना है जी, मैंने कितना बताया था 10, यानी यूँ समझो कि 30 पे रिसीवेबल पहले बुक हो गया था, बाकी जो 40 में 10 जो बाकी है, सिर्फ उस पर आपने डेफर टैक्स बुक करना है। तो इस सवाल के अंदर सिर्फ इतना सा काम कर लेना था। इसकी पिक्चर ले लो, फिर मैं ये अज्यूम करने लगा हूँ, क्या अज्यूम करने का लिखा हुआ था कि टैक्स वाले अक्रूवल बेसिस पर चल रहे हैं। ये ऐसे ही वैसे फजूल में अज्यूम करना है, रहने देते हैं, कहते हैं तो। जी
जी बच्चों, ये थोड़ी सी बात समझ आई है, ये ऐसे याद रखना है। रिकॉन में क्या आता है जी, रिकॉन्सिलिएशन में, ये मैं ये वाला मिटा रहा हूँ, ये तो मैं समझाने के लिए किया था, एक मिनट। रिकॉन्सिलिएशन में ये 15 का ब्रेकअप जाता है, ठीक है। रिकॉन्सिलिएशन में क्या जाया करता है, कुछ करंट से कुछ डेफर्ड से, रिसीवेबल इनकम कुछ पीएनएल में चली गई, कुछ कैश आ गया, कुछ रिसीवेबल बनता है ना, यही फ़र्क होता है हमारा। तो रिकॉन्सिलिएशन के अंदर ये दो चीज़ें ब्रेक होती हैं, 10 और ये 5, ठीक है ना। यहाँ पे भी ऐसे ही होना चाहिए, तो मैं समझाने के लिए यहाँ पे गन मारा था, ठीक है जी। इस रेकन्सिलिएशन में भी क्या जाना चाहिए, ये 55, ठीक है जी, ये 55, तो 45 आ गया, करंट वाला तो वही आना है, और यहाँ पर 10 और कर सकते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जी 30 पर तो पिछले साल डेफर्ड टैक्स बुक किया था, अगर आप ये 30 यहाँ से निकाल दो इस लेजर में से, तो 40 तो नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, यानी इस साल का रिसीवेबल तो शायद सिर्फ फिर 10 ही बनेगा अगर ओपनिंग निकाल दें तो इसलिए इसका असर। लेकिन अगेन ये एक बार आई थी, छोड़ें, आखिरी दिन पे इसीलिए रखा हुआ था, ठीक है, सही है। अच्छा जी, आप अज्यूम करें अज्यूम करें, इसको तस्वीर लें ताकि मैं मिटा दूं, मैंने ये थोड़ा चेंज कर देना, ठीक है। अज्यूम करें टैक्स वाले कैश बेसिस को फॉलो कर रहे हैं, ये लेजर ऐसे ही बनेगा, बोलो, और ये चक्कर भी मिटा दूं सारा एक बार, पिक्चर ले लिया अगर, तो पिक्चर ले लिया ना जी, इधर देखें, जी। अज्यूम करें टैक्स वाले जो हैं वो कैश बेसिस तो फॉलो कर रहे थे ना, एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हैं। अगर वो एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो जिसको हमने इनकम कहा है उसको वो भी इनकम कह रहे हैं, जिसको हम रिसीवेबल कह रहे हैं उसको वो भी रिसीवेबल कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पीबीडी तक आते आते हमने 55 ऐड किया था, वो कहेंगे हाँ ठीक है ऐड रखो, लेकिन एक मजबूरी आएगी, 55 को पूरे को यहाँ से माइनस करके यहाँ पे लाना पड़ेगा क्योंकि उसका रेट डिफरेंट है, ठीक है। कितना आ गया जी, 5.5। और रिकॉन्सिलिएशन में भी जब आपने लेस करना है टैक्स इफेक्ट तो पूरा 5.5 यहीं से उठकर आ जाएगा 20% वाला। सवाल में रेट 30% ही था ना बेटा, एक मिनट बताओ मुझे ज़रा, हाँ ये रेट तो 30% ही था ना, एम में ले ही जा रहे हो, पता लगे वो पिछली एग्जांपल वाला ही आगे चली जा रहा है जी, ठीक है। अच्छा अब इधर देखो, हम इंटरेस्ट रिसीवेबल कहते हैं, वो भी कहते हैं, हम कहते हैं, वो भी कहते हैं, डिफरेंस तो नील हो गया, ठीक है, ओके, क्योंकि हम और वो भाई भाई है, ठीक है। तो ये भी हो सकता था, लेकिन ये इतना आसान क्यों दे वो भला। चलें जी, ठीक है जी, अब ज़रा ब्रेक करते हैं, पार्ट बी को यहाँ पे रोक दें, ठीक है, पार्ट सी शुरू करते हैं 10 मिनट में इंशाल्लाह।